हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का हम बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शंस क्लासेस का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th में एपी है और क्लास 11th में हम लोग बात करेंगे जीपी का। तो फिलहाल हम लोग एपी देखते हैं क्या कह रहा है। तो एपी में सबसे पहले कुछ टर्म्स को देखते हैं जो कि ज़्यादा टर्म्स हैं नहीं। अगर हम इसमें बात करें एपी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब हम बात कर रहे हैं जो एक इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज या इन्फानाइट स्टेज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इसमें सीक्वेंस की बात आता है, जैसे पैटर्न की बात आता है, ठीक है ना। अगर सीक्वेंस की अगर बात करें तो बोला कि एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डिफिनिट ऑर्डर इन अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस हम लोग किसको कह सकते हैं? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि एक डिफिनिट ऑर्डर में होता है, ठीक है ना, वो भी एक रूल के साथ। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इसमें क्या आपको रूल नज़र आ रहा है? इसमें जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रखा है, इसमें बोला गया है जो यहाँ पे सक्सेसिंग हम बोल सकते हैं, सक्सीड वन बोल सकते हैं, यहाँ पे एडिंग ऑफ वन भी बोल सकते हैं, जो कि हर एक एक टर्म में एक एक नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे +1 का रूल चल रहा है। वही अगर हम बात करें इसमें जो एग्जांपल्स लिए हैं 2 4 6, इसमें क्या चल रहा है? तो यहाँ पे दो दो का एडिंग हो रहा है, पहले 2 फिर 4 फिर 6 8, फिर आगे यहाँ पे 10 12 इस तरीके से यहाँ पे ऐड होते चला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रूल आ गया 2 का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 का मल्टीपल भी है, यहाँ पे 1 का एडिंग भी है, हम यहाँ बोल सकते हैं 2 का एडिंग भी है कि नहीं। फिर वहीं पे अगर हम बात करें, अगर ऐसे लिख दिए 2 4 8 16 32, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी यहाँ पे कुछ रूल के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, सब एक दूसरे के स्क्वायर में मल्टीपल हो रहा है। यहाँ पे 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ हम 2 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, 4 का मल्टीपल बोल सकते हैं। ये फिर 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 6 2 32। मतलब यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न चल रहा है, मतलब एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस हुआ जिसमें होता है कि ऐसा अरेंजमेंट जो कि डिफरेंट ऑर्डर में होता है। तो सीक्वेंस को हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं? तो सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट या इनफाइनाइट। देखिए सीक्वेंस क्या हो सकता है, या तो फाइनाइट होगा, फाइनाइट मतलब क्या, लिमिट हो सकता है। जो 2 से लेकर हम बात करें जो 10 तक में कितने नंबर हो सकते हैं, ये फाइनाइट हो गया। या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या है ना, अब इसका अंत ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम 1 से स्टार्ट करें काउंटिंग नंबर, तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो सीक्वेंस का मतलब है आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, वो कहीं तक भी जा सकता है। तो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज फाइनाइट या इनफाइनाइट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए टर्म्स का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे A1 A2 A3 A4 इस तरीके से हम लिखे यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, जैसे हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इस तरीके से जा सकता है, nth टर्म तक जा सकते हैं। nth टर्म का मतलब क्या है, बहुत लंबा तक जा सकता है, ठीक है ना, जो कि क्या हो सकता है, इन्फानाइट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें A1, तब A1 को आप बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। A1 को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म। A1 को हमेशा बोला जाता है फर्स्ट टर्म, ये आपको ध्यान रखना है। A1 हो गया फर्स्ट टर्म। अब A2 यहाँ पे लिख देते हैं, तो A2 का मतलब होता है यहाँ पे सेकेंड टर्म। इसी तरीके से A3 लिख दिए तो इसको बोल सकते हैं हम लोग थर्ड टर्म। ये आपको बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे A4 यहाँ पर अगर लिख दिए इस तरीके से फोर्थ टर्म हो जाएगा। अब ये सो ऑन अगर हम कहें ना तो चलता ही रहेगा, जो सीक्वेंस है वो चलता ही रहेगा, A1 A2 A3 A4 सो ऑन। यहाँ पर हम nth टर्म तक हम बात कर सकते हैं जो कि जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये nth टर्म तक अगर जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस ही बोल सकते हैं। nth टर्म का मतलब क्या है, nth और टर्म। तो nth टर्म का मतलब है जो कि इसका इन्फानाइट टर्म या सीक्वेंस चल सकता है, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक ऐसा पैटर्न है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि एक रूल पे जो है ना काम करता है, जो एडिशन हो, मल्टीपल हो, सब्ट्रैक्शंस हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वही सीक्वेंस में अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट है सेकंड, उसको पहला वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड वाले को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और इस तरीके से nth टर्म तक ये जा सकता है, ठीक है ना। जितना दिया रहेगा, मान लो 15 टर्म, तो A और 15th यहाँ पे A 15 टर्म हो गया।
100 टर्म है तो A100, इस तरह के जितना भी टर्म है उसको हम लिख सकते हैं। अब ये सीक्वेंस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं AP। AP यहाँ पे देख रहे हैं जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। AP किसको कह सकते हैं? अ सक्सेशन ऑफ नंबर इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब AP इफ ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। AP हम लोग किसको बोल सकते हैं? बहुत सिंपल सी भाषा हम समझिए। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर कोई भी अगर टर्म रहेगा उस टर्म में एक फिक्स्ड जो है ना ऐड किया हुआ रहता है। जैसे हम यहाँ पे कहें 2, 4, 6, इस तरीके से क्या है, एक फिक्स्ड कितना का एडिंग चल रहा है? 2 का। इसमें कितना चल रहा है? 2 का। इसमें अगर पीछे कर दें तो 0 हो गया, इससे पीछे कर दें तो कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं सब में जो है ना 2 का फिक्स क्या हो रहा है? एडिंग हो रहा है ना। चाहे प्रीसीडिंग मतलब क्या, इससे पहले वाले नंबर की बात करें तो अगर 2 ऐड भी कर दें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 ऐड करेंगे तो आगे बढ़ते चला जाएगा, है कि नहीं? तो AP का मतलब होता है जो फिक्स नंबर में भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। देखिए पॉजिटिव ही हुआ, ये 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। AP में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, जो कि एक फिक्स टर्म में क्या होता है? ऐड हुआ रहता है। देखिए -2, 0, 2, ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है कि नहीं? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हम लोग बोल सकते हैं जो फिक्स्ड नंबर में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। देखिए अब ध्यान समझिए, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे। अब इसके बीच में जो फिक्स्ड डिफरेंस है वो कितना का है? 2 और 4 के बीच में कितना है? 2। फिर 4 और 6 के बीच में कितना है? 2। और 6 और 8 के बीच में कितना है? 2। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सबका अगर एक होगा हम उसको AP बोल सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर लिख दिए 4, 6, 8, 10, आपसे अगर पूछा जाए ये जो हमने टर्म लिखा है या हमने जो सीक्वेंस लिखा है या क्या ये AP के फॉर्म में है? तो AP के फॉर्म में होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग जो है ना D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? D से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? तो A से डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस को D से बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A से बोलते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिया गया और आपसे पूछ दिया जाए क्या ये AP के फॉर्म में है या नहीं है, तो AP के फॉर्म में होने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देखिए अगर 4, 6, 8, 10 लिखें, इसको हम बोल सकते हैं A1 है, इसको बोल सकते हैं A2 है, इसको बोल सकते हैं A3 है, इसको बोल सकते हैं A4 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालना होगा तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, अच्छा कॉमन डिफरेंस को हम D बोलते हैं, यहाँ पे लिख चुके हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने क्या होता है? जो नेक्स्ट नंबर होता है उस नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। मतलब जैसे देखिए ये A2 है तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ये हुआ फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। सेकेंड अगर निकालना होगा, D2 अगर निकालना होगा तो A3 में से A2 को माइनस करना होगा। फिर एक और मान लीजिए कॉमन डिफरेंस निकालना है, थर्ड वाला निकालना है, तो क्या करना होगा? A4 माइनस A3। ये सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए। तो अब A2 में से अगर A1 को माइनस करेंगे मतलब हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर, तो नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा? 2। फिर 8 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा? 2। फिर 10 में से 8 के माइनस करेंगे, कितना निकलेगा? 2। तो सब में 2 2 नजर आ रहा है ना। अगर सब में 2 2 नजर आया इसका मतलब ये जो हमने सीक्वेंस लिखा हुआ है ये एक AP के फॉर्म में है। बात समझ में आया? कोई भी अगर दे रखा है तो अगर उसके अगर हम माइनस करके चेक करें कॉमन डिफरेंस, अगर उसका बराबर आ गया, इक्वल आ गया D, तो हम बोल सकते हैं वो AP के फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, 15, 12, 9, 6, 3, इस तरीके से जा रहा है।
अब ये जो दिया हुआ है सीक्वेंस, अब हमसे पूछा जाए क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो इसके एपी के फॉर्म में होने के लिए क्या होना होगा, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा और ये A5 होगा। फर्स्ट अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 कितना है 12, 12 में से अगर 15 गया, 12 में से 15 गया तो कितना बचेगा -3। उसी तरीके से 9 में से अगर 12 को माइनस करें, जैसे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो ये सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकलेगा। A3 कितना है 9, तो 9 माइनस कितना कर लेंगे 12, तो कितना बचेगा -3। फिर 6 में से -9 तो कितना बचेगा -3, 3 में से -6 कितना बचेगा -3। तो सब में क्या आ रहा है -3 -3 -3। इसका मतलब ये जो हमने टर्म लिखा है ये AP के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब अगर ये AP के फॉर्म में है और आपसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 को दिया गया है और इसके आगे का और बोला है 5 को निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए इसका जो जनरल टर्म होता है AP का, जनरल टर्म का अगर बात करें जो AP का होता है, चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो जो जनरल टर्म AP का अगर होता है उसको हम ये कह सकते हैं A, फिर A प्लस D, फिर होता है A प्लस 2D, फिर होता है A प्लस होता है 3D, फिर होता है A प्लस 4D, और ऐसे करके बढ़ते चले जाता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चंस दिया था, मान लीजिए 15 एग्जाम्पल के साथ समझा, 15 12 9 6 और 3। इसके मान लीजिए मुझे और 2 टर्म निकालने हैं, तो क्या करना होगा, तो 2 टर्म निकालने हैं। तो ये कितने टर्म तक है 1 2 3 4 5 है, मतलब 6 टर्म निकालने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं वैल्यू पुट करके। A प्लस अगर हम 6D यहाँ पे अगर करें, देखिए ये A फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, उसके बाद आ जाएगा फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखें A का, तो A का मतलब कितना आ जाएगा 15 प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना का चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस चल रहा है 3 का, क्योंकि 12 में से 15 को -3 का कितना चल रहा है -3 का। तो अगर देखते हैं क्या होता है, 15 प्लस 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। आप 15 अब माइनस अगर 18 करें तो कितना हो जाएगा -3। यहाँ पे देखिए 6 3, फिर कितना बचना चाहिए 0 बचना चाहिए, तो -3 में चला गया क्योंकि 3 नेगेटिव चला गया, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे 0 आ जाने चाहिए, 6 3 यहाँ पे 18 हो गया। देखिए यहाँ पे गलती हो गया था, मतलब अगर मान लीजिए ये टर्म निकल 1 2 3 4 5 तक हो चुका है ना, मतलब 6 निकालना, तो वैसे हमको एक पहले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम पूरे तरीके से आपको जनरल फॉर्म को सीक्वेंस बताए नहीं। फिलहाल यहाँ पे कहें अगर 1 2 3 4 5, इसका मतलब A प्लस 5D, क्या करना होगा A प्लस 5D। अब जैसे देखिए A प्लस 5D अगर हमको यहाँ पे 6th वाला अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा A प्लस 5D, अगर 7th वाला निकालना होगा तो A प्लस 6D, मतलब एक पहले करना होगा। तो एक वैल्यू कितना यहाँ पे दिया गया 15 प्लस 5, D की कितना वैल्यू है -3, तो 15 प्लस 5 3 यहाँ पर हो जाएगा 15, लेकिन माइनस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब मान लीजिए यहाँ पर निकाल दिए 0। अब हमको ये कौन से टर्म निकालना है, 1 2 3 4 5 6 निकल चुका है, हमको यहाँ पे 7th वाला निकालना है। तो क्या करना होगा A प्लस यहाँ पे 6D, मैंने क्या बोला एक पीछे कर देना है, हम यहाँ पे वैल्यू गलत ले लिए थे 6 ले लिए थे। तो क्या होगा एक वैल्यू कितना है 15 प्लस 6 इंटू D, तो D कैसे निकालें वो तो आपको समझ में आ गया होगा, पीछे हमने बताया था। तो 15 और 6 3 यहाँ पर हो जाएगा 18, तो -18 मतलब क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। तो आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए क्या ये AP के टर्म में है, अगर AP के टर्म में है तो और भी इसके जो है ना 4-5 टर्म निकाल के दिखाइए। तो ये होता है जनरल फॉर्म, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना, तभी जो है ना आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए ये जनरल फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं AP को अगर बनाने के लिए अगर क्वेश्चंस आया तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूलाज है ना ध्यान रखना है।
सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लीजिए nth टर्म से का बात करें, nth टर्म का मतलब क्या है, कहीं भी तक जा सकता है। तो nth टर्म, ध्यान से इसको समझें, nth टर्म ऑफ एन ए पी। nth टर्म ऑफ ए पी का मतलब होता है जो हम स्टार्ट से लास्टिंग का बात कर रहे हैं, मतलब एक से लेकर लास्ट तक होना चाहिए, स्टार्टिंग टू लास्ट का हम बात कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग टू लास्ट होता है ना, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, अगर हम बात करें जब nth टर्म का अगर बात करें, तो nth टर्म का जो जनरल फॉर्म होता है, ध्यान से देखें, जो nth टर्म का जो जनरल फॉर्म होगा, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे जनरल जो टर्म होता है वो क्या कर सकते हैं, ए पी इक्वल्स टू ए एन। ए एन का मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये nth टर्म के लिए बात कर रहे हैं। तो जो इसका ए पी जो बनेगा, जो इसका ए पी बनेगा nth टर्म के लिए, वो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ध्यान दें यहाँ पे फॉर्मूला आपको nth टर्म के लिए कौन सा होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए से हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एन से हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म निकालना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, तो ये एन कितना माना जाएगा, 7। अगर मान लीजिए 9 कौन से पोजीशन पे है, अगर आपसे पूछे 9 कौन से पोजीशन पे है, तो 1 2 3 ये थर्ड टर्म पे है, मतलब एन कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है ना। वही अगर ये टर्म पूछ दिया जाए -3 कितने टर्म पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवन्थ, मतलब एन की वैल्यू कितना हो गया, 7। वैसे तो हम यहाँ पे काउंट करके बता रहे हैं मैनुअली, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये वाले अगर फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा जो यहाँ पे क्या है। तो चलिए हम आपको चेक करके वैसे बता सकते हैं यहाँ पे कितना है ना। इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो पता चल जाएगा कितना नंबर पे है या नहीं। ठीक है ना। तो वैसे अगर nth टर्म का अगर बात करें, जैसे मान लीजिए ये nth, हम मान लेते हैं यहाँ पे ए एन निकालना है, ये कितना टर्म पे है, ए का वैल्यू 15 है प्लस, लेकिन इसका कुछ न कुछ दिया जाएगा, इस पर कितने टर्म पे बात किया जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कुछ मिसिंग अगर होता, जैसे एन 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, डी भी मालूम ही है, तो एन टर्म का वैल्यू निकालना होगा, तो निकल सकते हैं कितना जा सकता है ना। तो सिर्फ वैल्यू पुट करने, मान लीजिए हमको एन नहीं मालूम है तो एन की जगह छोड़ देंगे, डी का बात किया जाए, डी मालूम है तो डी लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब मिलेगा तब हम उसके बात करेंगे। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज में बात करेंगे। अच्छा, अब ये तो हुआ nth टर्म के लिए। अब वही अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहा क्वेश्चन, nth टर्म का बात तो हो रहा है, nth टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द एंड। देखिए घबराइए नहीं, हम सोचे यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें, लेकिन क्वेश्चन होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर nth टर्म से शुरू से लास्ट के लिए रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, और उल्टा अगर रहा, मतलब एंड से अगर स्टार्ट का रहा, तो उसके लिए nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है l माइनस n माइनस 1 और d। डी का मतलब पता ही है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हम आपको जो है ना दोनों फॉर्मूला पे एक और फॉर्मूला भी बात करेंगे, उस सब पे अभी हम क्वेश्चंस आपको समझाने वाले हैं, इसीलिए घबराए नहीं। उसके बाद ये तो हुआ nth टर्म, मतलब स्टार्ट से, और एक हुआ लास्ट से। अब आपका एक और फॉर्मूला होगा, वो होता है सम के लिए। तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। अगर सम पता करना है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसी का सम कितना टर्म पे, 7वां नंबर पे इसका सम कितना होगा वो निकालना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, n/2, और फिर होगा 2a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा d, ये फॉर्मूला होगा। ये हुआ कब, कहाँ से, अगर आपको सम करने के लिए अगर दे दिया गया है जब फ्रॉम स्टार्टिंग से, ये स्टार्टिंग के लिए है। जैसे ये स्टार्टिंग के लिए nth टर्म था तो ये फॉर्मूला हुआ, ये एंड से हुआ, लास्ट से हुआ, तो nth टर्म का फॉर्मूला ये बना। सम के लिए अगर स्टार्टिंग से है तो ये फॉर्मूला बनेगा,
अब वही अगर हम यहाँ पे अगर बताएं, जब लास्ट टर्म से अगर दिया जाएगा, फ्रॉम लास्ट टर्म से, ठीक है ना, फ्रॉम लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, और फिर बनेगा यहाँ पे ए प्लस एल। ये हुआ फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए, ये हुआ स्टार्टिंग के लिए, ये लास्ट nth टर्म के लिए, ये हुआ स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया। ये इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो हैं। अब आगे का जो वीडियो होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये सब फॉर्मूला हमको कहाँ पे अप्लाई करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसको अच्छे तरीके से और से समझाने के लिए। फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे जो एपी क्या होता है। ठीक है।